मेघा अपनी दोस्त जूही के साथ शॉपिंग करके लौट रही थी। तभी रास्ते में गोलगप्पे वाले के स्टॉल को देखकर मेघा कहती है, चल जूही गोलगप्पे खाते हैं, बहुत मन कर रहा है। क्या यार, मॉल में ही खा लेती, यहाँ रोड के साइड से खाएगी, पता नहीं कैसे बनाते होंगे। नहीं यार, मैं तो नहीं खाऊंगी। अरे तू पागल है क्या? तू कुछ ज्यादा ही इतरा क्यों रही है? कहीं कोई लड़का तो तेरे पीछे नहीं आ रहा है ना, जिसे तू देखना चाहती है कि तू कितनी अच्छी है, यहाँ वहाँ का नहीं खाती। रुक तू, पहले मैं देख लूं कि कौन है। अरे नहीं यार, कोई भी नहीं है, वो तो बस मुझे अच्छे नहीं लगते रोड के साइड खाने में, तो मैं नहीं खाती। साफ सफाई भी नहीं रखते हैं ये लोग, ऐसे ही कुछ भी बनाते रहेंगे, पूरा हाथ डाल देते हैं। ओ अंबानी के खानदान की आखिरी चिंगारी, चुपचाप चल के खा ले। आई बड़ी रोड साइड के स्टॉल वाली, बचपन में स्कूल से आते हुए इन्हीं स्टॉल पर ठूसे है तूने गोलगप्पे। ठीक है यार, खड़े खड़े बेइज्जती मत कर, चल रही हूँ। दोनों सहेलियां गोलगप्पे खाने लगती हैं। तभी एक ज्यादा तीखा गोलगप्पा खाने की वजह से मेघा को मिर्ची लगती है और वो बोलती है, मेरा मुंह, हाय इतना तीखा था ये वाला, अब क्या करूँ? पानी भी नहीं है मेरे पास, पानी। उफ। पानी की क्या जरूरत है, रुक एक मिनट। गोलगप्पे वाले भैया, एक मीठी पापड़ी देना इसको। गोलगप्पे वाला एक पापड़ी की मीठी चटनी में डुबाकर मेघा को दे देता है। मेघा जूही की तरफ देखती है। तभी जूही बोलती है, मेरे मुंह को देखकर चॉकलेट का एहसास हो रहा है क्या? खा इसको, मिर्च लग रही थी ना तुझे। जूही के कहने पर मेघा पापड़ी खा लेती है। उसके बाद धीरे से जूही के कान में बोलती है, ओए जूही, अब इसके भी पैसे देने होंगे अलग से। पागल है क्या? गोलगप्पे खाकर फ्री की पापड़ी मांगना तो लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। तू गोलगप्पों की चटोरी है, तुझे इतना नहीं पता क्या? अरे पता था, वो तो मैं तुझे टेस्ट कर रही थी। अच्छा चल, पैसे देकर घर चलते हैं। पता नहीं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू। गोलगप्पे खाकर मजा आ गया ना? चल अब जल्दी, लेट हो रहे हैं। अरे हाँ चल, जल्दी चलते हैं। वैसे मुझे पापड़ी काफी पसंद आई। हाँ तो अच्छी ही होती है पापड़ी, तभी तो तुझे पसंद आई ना। दोनों सहेलियां शॉपिंग करके अपने अपने घर चली जाती हैं। लेकिन उस दिन फ्री की पापड़ी की बात सुनकर मेघा अपने कमरे में बैठी बोलती है, मैंने आज तक इतने गोलगप्पे खाए, लेकिन कभी भी उसके साथ फ्री की पापड़ी नहीं खाई। लेकिन अब से बचपन में किए गोलगप्पों पर खर्चों का हिसाब मैं लूंगी। एक भी पापड़ी बकाया नहीं छोड़ूंगी किसी पर भी। मेघा को अब तक खाए हर एक गोलगप्पे पर फ्री मिलने वाली पापड़ी का बदला लेना था, जो उसे आज तक नहीं मिली। इसी के साथ वो अगले दिन अपने घर के पास चंकी चाट वाले की दुकान के सामने खड़ी होकर बोलती है, इससे मैंने बचपन में बहुत गोलगप्पे खाए हैं, आज उनके साथ मिलने वाली पापड़ी भी खाऊंगी। मेघा चाट वाले के पास जाकर बोलती है, भैया 20 के गोलगप्पे खिला दो। दुकानदार मेघा को एक गोलगप्पा खिलाता है और वो मिर्ची लगने का बहाना बनाकर बोलती है, भैया कितना तीखा गोलगप्पा था, उफ मेरी तो जीभ ही जल गई। एक पापड़ी दो चटनी लगा के। लीजिए मैडम। वैसे लड़कियां तो बहुत तीखा तीखा खाती हैं, आपकी सहन क्षमता कम लगती है। मेरी सहनशीलता देखता है, अभी दिखाती हूँ। भैया तीखा बनाओगे तो मिर्च लगेगी ही ना, चलो गोलगप्पे खिलाओ। ऐसे ही मेघा हर एक गोलगप्पे के बाद मिर्ची का बहाना बनाकर पापड़ी मांगने लगती है। दुकानदार उसकी चाल को समझते हुए बोलता है, मैडम आपके गोलगप्पे पूरे हो गए, 20 के गोलगप्पे 30 की पापड़ी, लाइए 50 रुपए दीजिए। क्या बोला? 50 रुपए? पागल हो आप? पापड़ी तो गोलगप्पे के साथ फ्री मिलती है, समझे? वो तो एक पापड़ी होती है, ना कि 10-15 पापड़ी। चुपचाप पैसे दो। ओ हेलो, बचपन से मैंने यहीं से गोलगप्पे खाए हैं और उनके बाद फ्री की पापड़ी भी नहीं ली थी। इस हिसाब से तो तुमको मुझे और पापड़ी खिलानी चाहिए। मुझे लगा ही था तुम वो चिंदी लड़कियों की तरह हो जो फ्री की पापड़ी खाने के चक्कर में गोलगप्पे खाती हो। रुको अभी। ओए छोटू, इस लड़की का फोटो खींच जरा, बाहर लगाऊंगा ताकि दोबारा फ्री की पापड़ी खाने ना आ जाए। भैया मैं आपको कहाँ से चिंदी नजर आ रही हूँ? मैं पढ़ी लिखी अच्छे घर की लड़की हूँ और आप यहाँ गोलगप्पे बेचने खड़े हो जिसके साथ फ्री पापड़ी होती है। मुझे पागल मत बनाओ, मैं भी अच्छे से जानती हूँ। अब तक पता नहीं कितनी जगह के गोलगप्पे खा चुकी हूँ मैं। गोलगप्पे गलत बोल दिया आपने, आप गोलगप्पे थोड़ी पापड़ी खाती हो, वो भी गोलगप्पे की आड़ में। अब ना ज्यादा दिमाग खराब मत करो, काम का टाइम है, जल्दी पैसे निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं दूंगी पैसे, मैं भी देखती हूँ क्या कर लोगे। ओ छोटू, जरा बर्तन धुलवाइयो इससे, ये ऐसे नहीं मानने वाली। अपनी अच्छी खासी बेइज्जती करवाने के बाद मेघा घर पर वापस आ जाती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है, जिसके बाद मेघा की माँ उसे फिर से ताने सुनाती है। मेघा पापड़ी के साथ बहुत कुछ नया ट्राई भी करती है और वो सब एक्सपेरिमेंट टेस्ट करवाती है, जिसके बाद उसकी माँ भी पहली बार उसके खाली दिमाग को चलाने के लिए बधाई देती है।
इसके बाद पापड़ी खाने के लालच में एक बार मेघा फिर से घर निकलती है और एक बड़ी सी फेमस चाट की शॉप पर चली जाती है और वो वहाँ जाकर उस ठेले वाले बाबा से बोलती है। बाबा, आप यहाँ क्या बेच रहे हो? और पहले तो आपको देखा नहीं। बेटा, आज ही आया हूँ इस जगह अपनी चाट पापड़ी का ठेला लेकर। पहले कॉलेज के सामने लगाता था, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, होटल में जाते हैं खाना खाने को, तो इस गरीब के ठेले पे कौन भला आएगा खाने को। अच्छा बाबा, जरा मेरे लिए एक पापड़ी चाट की प्लेट बनाइए। मेघा उस बूढ़े से आदमी के छोटे से ठेले से पापड़ी चाट खाती है जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और वो खाकर बाबा से बोलती है। बाबा, आपके हाथों में तो हुनर है, इतनी बढ़िया पापड़ी चाट मैंने आज तक नहीं खाई। आपके हाथों में तो जादू है। अच्छा, आप मुझे पैसे बताइए कितने हुए? बेटा, ज्यादा नहीं, बस 10 रुपए प्लेट है। बस थोड़ा महंगा करो बाबा, ऐसे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये पापड़ी चाट का स्वाद 100 रुपए वाली प्लेट से भी कई ज्यादा अच्छा है। मेघा को उस बाबा के लिए बहुत दुख होता है, लेकिन उस पर इतने पैसे नहीं थे कि वो खुद ही सारी चाट खरीद ले। इसलिए वो घर आ जाती है और इस बारे में बहुत सोचती है। तो उसको एक आइडिया आता है। अगले दिन वो वापस से बाबा के ठेले पर जाकर बोलती है। बाबा, मेरे पास आपके ठेले की सेल बढ़ाने के लिए एक आइडिया है। मैं अपने सोशल मीडिया साइट पर आपके स्टॉल की वीडियो डालकर चाट चैलेंज चलाऊंगी ताकि लोग आ सकें। बेटी, जैसा तुमको ठीक लगे तुम वैसा करो। अगर इतना ज्ञान मेरे पास होता तो मैं ये काम थोड़ी करता। बाबा की रजामंदी के बाद मेघा अपने फोन पर एक वीडियो बनाती है और उसमें वो बोलती है। हे गाइस, मैं हूँ यहाँ डाउनटाउन के सामने जवानों के आड़े वाले रोड पर। यहाँ एक बाबा हैं, इनके स्टॉल की चाट पापड़ी बहुत ही अमेजिंग है, इसलिए मैंने एक चैलेंज रखा है। अगर यहाँ आकर आपने 5 प्लेट पापड़ी चाट खा ली 5 मिनट में, तो मैं आपको 500 रुपए दूंगी। और अगर आप हारे तो जितनी प्लेट आपने चाट पापड़ी खाएंगे उतने पैसे आप खुद देंगे। और मैं बता दूं, इनकी चाट की एक प्लेट का प्राइस बहुत ही कम है, सिर्फ 10 रुपए। तो जल्दी आइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। छोटी सी व्लॉग वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है और मेघा बाबा से बोलती है। बाबा, देखते हैं मेरी वीडियो का क्या रिस्पॉन्स आता है। कोई बात नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुमने मेरी मदद करने की सोची, यही बहुत है मेरे लिए। कुछ देर बाद बाबा और मेघा इंतजार करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता, जिससे मेघा उदास हो जाती है। लेकिन तभी कुछ लड़कियों का ग्रुप आता है। उनमें से एक रिया नाम की लड़की बोलती है। मैंने आपका व्लॉग देखा और मैं यहीं पास में थी तो आ गई। मैं ये चैलेंज करूंगी क्योंकि मैं पापड़ी की बहुत बड़ी शौकीन हूँ। अच्छा जी, मेरे से ज्यादा नहीं होंगे, चलिए शुरू करते हैं। बाबा, प्लेट लगाओ आप। बाबा प्लेट लगाते हैं और दोनों चाट खाना शुरू करती हैं। पहली बार में मेघा जानकर हारती है, जिसके कारण वहाँ देख रहे लोगों को लगता है कि वो भी जीत सकते हैं और सभी बाबा की चाट की डिमांड करते हैं। साथ ही स्वाद में लाजवाब होने की वजह से लोग बिना चैलेंज में उनकी पापड़ी चाट खाने लगते हैं। इस तरह से मेघा का ये पापड़ी चाट खाने का शौक किसी और के घर के आमदनी का रास्ता खोल देता है। सरला की बहू रिंकू को गर्मियों में आम खाने का बहुत शौक था, जिस वजह से बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए एक रोज रिंकू अपनी सासू माँ से कहती है। माँ जी, आज शाम को जब आप मार्केट जाओ ना तो मेरे लिए 2 किलो पके हुए ताजा ताजा आम जरूर लेती आना। आम? और अभी नहीं बहू, अभी तो गर्मी शुरू हुई है, अभी के आम खराबी करेंगे। नहीं माँ जी, मुझे आम ही खाने हैं। मुझे नहीं पता, आप मुझे बस पके हुए आम ला कर दे दो। ठीक है बहू, तू इतनी जिद कर ही रही है तो मैं तेरे लिए पके हुए ले आऊंगी। देर शाम जब सरला मार्केट आती है तो अपनी बहू के लिए ढेर सारे आम लेकर आती है, जिसे देखकर रिंकू भी काफी खुश हो जाती है। अब अगली रोज करीब दिन के 2 बजे रिंकू हॉल में बैठी आम खा रही होती है। तभी बिजली बिल वाला आ जाता है और रिंकू आम खाने के बाद बहुत ही बेकार हालत में बिजली बिल वाले के पास पहुंचती है। तभी बिजली बिल वाला रिंकू से कहता है। मैडम जी, हाथ तो धो आती, ये आपका बिल है। अरे आप इधर दीजिए बिजली का बिल। कितना है? 4000, याद रहे। इतना बोलकर बिजली वाले के सामने ही रिंकू उस बिल से अपना मुंह और हाथ साफ कर लेती है और उस बिल को दरवाजे से बाहर फेंक के चली जाती है। कुछ समय बाद जब सरला घर आती है और आते ही अपनी बहू से कहती है। बहू, आज तो महीने की 28 तारीख हो गई है, बिजली वाला बिल नहीं दे गया। सोचा था अमन को कहूँगी शाम में भरवा दे, लेकिन देख अब तक आया ही नहीं बिजली का बिल।
इतना सुनने के बाद रिंकू मन ही मन सोचती है, माँ जी, जिस बिजली बिल की आप बात कर रही हैं ना, उसे तो मैंने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। अब तो बिजली जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे ही समय बीतता है। करीब 10 दिन बाद ही सरला के घर की लाइट बिजली विभाग वाले काट देते हैं। ये देखकर सरला अपनी बहू से कहती है, बहू सच बोल, तूने बिजली का बिल लिया था ना? देख, उन्होंने हमारी लाइट कट कर दी। अब अंधेरे में हम कैसे रहेंगे? माँ जी, आप रिंकू पर शक कर रही हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूँगी? आपको क्या लगता है बिजली वाला बिल देने आया और मैंने बिल लेकर उसे इस आम वाले हाथों से साफ करके फेंक दिया? नहीं बहू, तू इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मैंने तुझसे बस पूछा है। अब जब रिंकू का पति अमन बिजली विभाग में बिजली का बिल भरवाने जाता है, तो बिजली विभाग में काम करने वाला वही आदमी अमन से कहता है, जी देखिए, अब की बार तो मैं आपकी सुन लेता हूँ, लेकिन आपकी मिसिस की जो हरकतें देखी ना मैंने उस दिन, उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि आप जैसों को अंधेरे में ही रहना चाहिए। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? हुआ क्या है बताइए तो सही। जी मैं आपके घर बिजली का बिल देने गया था, लेकिन आपकी बीवी ने आम खाए हुए हाथों से बिल से अपना हाथ पोंछ लिया और उसे फेंक दिया। जी बताइए, ये कोई बात है? जी माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। अब से ऐसी गलती नहीं होगी। अब अमन घर आता है और आते ही अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये बात सुनकर सरला अपनी बहू रिंकू को बुलाती है और उससे कहती है, बहू, तुझे मैंने आम खाने को क्या मना किया? तू तो मुझे बदनाम ही करने में लगी हुई है। बिजली के बिल के साथ जो भी किया वो बिजली वाला शिकायतें कर रहा था। अब रिंकू कुछ भी नहीं कहती और अपना काम करने लगती है। अब अगले दिन करीब 12 बजे रिंकू आम खा ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज सुनकर रिंकू दरवाजे पर जाती है, तो वो देखती है कि एक भिखारी आया हुआ है और वो रिंकू को देखकर कहता है, खाने के नाम पे कुछ दे दे। अरे अरे बिटिया, तू ना एक काम कर, तू पैसा ही दे दे, तू तो खुद मुझे भूखी लग रही है। ये सुनकर रिंकू अपने कमरे से 10 रुपए लेकर आती है और उन्हीं गंदे हाथों से उस पैसों को भिखारी को देने लगती है। ये देख भिखारी रिंकू से कहता है, ये ले अपना गंदा नोट, मुझे नहीं चाहिए, पता नहीं कहाँ से आ गई, ये तुम मुझसे बड़ी भिखारी लग रही है। अब वो भिखारी भी रिंकू की गंदी हालत देखकर उसे उसके पैसे वापस लौटाकर चले जाता है। लेकिन तभी कुछ समय बाद विमला का सरला के घर आना होता है और अब भी रिंकू बुरी हालत में आम के रस में सनी हुई आम खा रही थी। ये देखकर विमला रिंकू से बोलती है, बहू, ये क्या हाल बना रखा है अपना तूने? अपना आम खा रही है या आम के साथ खेल रही है? ऐसे तो बच्चे भी आम नहीं खाते होंगे। अरे विमला आंटी, आपको खाने हैं? लो खाओ ना, मीठे हैं एकदम। ना ना बाबा, तू ही खाइए, वैसे सरला कहीं दिखाई नहीं दे रही, तभी तो चैन से आम खा पा रही हूँ, वरना तो माँ जी मुझे इस हालत में देख ले तो घर से बाहर ही निकाल दे। चल वो सब छोड़, ये मेरी भतीजी की शादी का कार्ड है, ले, सरला आएगी तो उसे जरूर याद से थमा दियो, खासकर उसके लिए ही भेजा है मेरे भाई ने। अब विमला तो कार्ड देकर चली जाती है, लेकिन रिंकू जब आम खाकर उठती है तो वो शादी के कार्ड से आम के छिलकों को उठाकर कूड़ेदान में फेंक देती है और आकर अपने कामों में बिजी हो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक रोज सरला हॉल में बैठी होती है और विमला सरला के घर आती है और आते ही सरला से कहती है, और बता सरला, थोड़ी भी तुझे शर्म नहीं आई? मेरे भैया ने इतने प्यार से तुझे मेरी भतीजी की शादी का कार्ड दिया, लेकिन तू आई नहीं। शगुन की ही तो बात थी, तू कौन सा ये घर मेरी भतीजे के नाम करती, 101 रुपए ही दे देती। अरे विमला, बैठ तो सही, सुबह सुबह चढ़ा कर आई है क्या? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही है। और नहीं तो क्या, मेरी भतीजी की शादी में क्यों नहीं आई? उसके लिए न्योता भी देना होता है। अब तेरी तरह तो है नहीं हम कि बिन बुलाए आ जाए। अपनी बहू से पूछ कि मैंने उसे क्या कहकर शादी का कार्ड दिया था। अब ये सुनते ही रिंकू वॉशरूम भाग जाती है। इधर सरला उसे आवाज लगा ही रही होती है और जब रिंकू नहीं आती तो सरला विमला से कहती है, रुक, तू बैठ, वो आती है तो उससे पूछती हूँ, तूने क्या सच में कार्ड दिया भी है या यूं ही रौब जमाने आ गई? अब सरला और विमला रिंकू के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही रिंकू आती है, विमला रिंकू से बोलती है, रिंकू बहू, जरा इधर तो आ, मुझे ये बता कि तूने मेरा दिया हुआ शादी का कार्ड कहाँ रखा है?
वो आपके लिए चाय नाश्ता कुछ लाऊं? शादी का कार्ड कहाँ है? तुझसे जितना पूछा जाए उतना ही बताया कर। माँ जी वो क्या है ना कि आपका फोन बज रहा है। अब सरला फोन को साइलेंट कर देती है और रिंकू से कहती है, हाँ तो बहू, तू क्या कर रही थी? देख, बातों को घुमाना बंद कर और जल्दी से ये बता कि क्या, कैसे और क्यों किया तूने उस शादी के कार्ड का, जिसकी वजह से विमला तुझसे लड़ रही है। हाँ तो बता ही तो रही हूँ माँ जी, पहले आप मुझे डांट क्यों रही हो? बहू चल बता भी दे, मुझे मार्केट भी जाना है। साथ चलूंगी ना विमला, दोनों साथ में होकर आएंगे मार्केट से। तभी रिंकू अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विमला रिंकू से कहती है, बहू कहाँ को चली? बता कहाँ रखा है तूने शादी का कार्ड? वो मैंने आम खाते खाते उस पर आम के छिलके उठाकर फेंक दिए। ये बात यही सुनना था, इसने तो हद मचा रखी है। अब इस पूरी गर्मी में आम ही नहीं लेकर आऊंगी। ले सुन ले, मैं तो अब तक अपनी बहू से परेशान थी, लेकिन अब तेरी बहू से भी परेशान हो चुकी हूँ। अब सरला को समझ आ जाता है कि उसकी बहू आम खाने के चक्कर में अपनी जमीन तक के कागज गिरवी रख सकती है, जिस वजह से सरला अपनी बहू को पूरी गर्मी आम नहीं खाने देती और उसने जो अब तक कांड किए होते हैं उसकी सजा यही होती है। सोनम के कुछ दिन पहले ही विजय के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद सोनम ने अपने ससुराल में सभी को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। वो घर का सारा काम किया करती और सभी को बहुत खुश रखती, लेकिन अंदर ही अंदर ना जाने वो कहाँ गुमसुम सी रहा करती थी। एक दिन काफी समय के बाद सोनम का देवर रोमी अपने घर लौटता है और आते ही वो अपनी भाभी को देखता है और कहता है, भाभी कैसी हैं आप? ठीक तो है ना? हाँ देवर जी, मैं तो ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आए हैं। कहाँ रह गए थे? घर आने का मन नहीं कर रहा था क्या आपका? भाभी ऐसी बात नहीं है, वो बस दोस्तों ने जाने नहीं दिया घर, तो मैं भी बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा कर आया हूँ। लेकिन आखिरकार ना मेरा एक दोस्त अब भी आ गया साथ। देवर जी, आप अपने दोस्त को कहाँ छोड़ आए? साथ नहीं लेकर आए क्या, या दरवाजे पर ही छोड़ दिया? अरे नहीं भाभी, यहीं पर है वो, बस सामान लेकर आ रहा है। रोमी इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर रोमी का दोस्त करण आ जाता है और उसे देखकर रोमी कहता है, ये लो भाभी, आ गया मेरा दोस्त। ये है करण, और करण ये है मेरी भाभी। ये बहुत अच्छी हैं, और भाभी करण भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ओ भाभी, लेकिन मैं तो इनका अरे ये तो मेरा पुराना दोस्त है। करण, तुम मेरे देवर को जानते हो, और मेरी शादी में क्यों नहीं आए तुम? अरे तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम शादी कर रही हो, और कम से कम शादी में ही बुला लेती। क्या भाभी, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? अरे हाँ, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत करीब से, जितना तुम सोच भी नहीं सकते। क्या तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, इसकी मजाक करने की पुरानी आदत है बस। लगता है आप इसे ज्यादा ही जानती है। चलो अब अंदर भी चलो, या यहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे? इतना कहकर सभी अंदर चले जाते हैं। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और आधी रात को जब सोनम पानी पीने के लिए जाती है और तभी वहाँ पर पीछे से आकर उसे कोई कमर से पकड़ लेता है, और ये देखकर सोनम चिल्लाने ही वाली थी, तभी वो उसके मुंह पर भी हाथ रख देता है। और जब सोनम पीछे मुड़कर देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त करण था, जिसे देखकर वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूँ पकड़ने की? अरे क्यों ना पकड़ूं? अरे आखिर तुम्हारा पुराना आशिक हूँ, तो कम से कम इतना पकड़ने का हक तो है मुझे। तुम यहाँ आए क्यों हो, और तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हमारे बीच में जो कुछ भी था वो खत्म हो गया, समझे तुम? अरे ऐसा क्यों कह रही हो? खत्म तुमने किया होगा, मैंने कुछ खत्म नहीं किया और ना ही कभी करूँगा। अब तुम करना क्या चाहते हो यहाँ आकर? मेरी शादी हो चुकी है और मैं किसी और की हूँ। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उनसे करती हूँ, समझे तुम? जाओ यहाँ से। और मेरा क्या? तुम बस अपने ही बारे में सोच रही हो, मेरा कुछ नहीं। अरे इतने सालों से हम साथ रहे, लेकिन तुमने एक ही पल में मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, समझे तुम? मेरी मजबूरी थी शादी करना, मैंने धोखा नहीं दिया था तुम्हें, लेकिन अब यही घर मेरा सब कुछ है। सोनम, तुम ये सब कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? बताओ क्या करोगे तुम ऐसा? तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन तुम्हारी कुछ निशानी है मेरे पास,
जो अगर मैंने तुम्हारे इस प्यारे ससुराल में दिखा दी तो सब तुम्हें वैसे ही बाहर कर देंगे। इतना कहकर अब करण वहाँ से चले जाता है और उसके जाने के बाद सोनम वहीं बैठकर रोने लगती है। अगली सुबह सोनम सभी के लिए नाश्ता बनाती है और घर के सभी लोग एक ही जगह बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी करण के सामने वाली कुर्सी पर सोनम बैठ जाती है और तभी वहाँ रोमी आता है और कहता है, अरे वाह भाभी, मेरे बिना ही आप लोगों ने नाश्ता करना शुरू भी कर दिया। अरे ऐसा कुछ नहीं है देवर जी, आइए आप भी बैठकर नाश्ता कर लीजिए। इतना कहकर अब सोनम अपनी जगह बैठ जाती है। तभी करण कहता है, क्या यार रोमी, इतनी देर से सोकर उठता है तू? अरे भाभी से सीख कुछ। सुबह उठकर जल्दी से नाश्ता बना दिया, और हम जब साथ में थे ना तो इससे भी पहले उठ जाती थी ये। क्या कहा? पहले जल्दी उठती थी? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि भाभी पहले उठती है? वो देवर जी, ये मेरे घर के सामने ही रहते थे ना पहले, इसलिए नहीं पता है। ओ तो ये बात है। सही है भाभी, तू भी ना भाभी का पुराना दोस्त नहीं, पुराना आशिक लगता है। अरे ऐसा ही कुछ समझ ले भाई, तेरी भाभी का पुराना आशिक ही सही। तुम लोग ये सब क्या कह रहे हो? आराम से नाश्ता करो। इतना कहकर अब सभी नाश्ता करते हैं, लेकिन अब भी करण सोनम को आंखें दिखा रहा था, क्योंकि सोनम ने उसकी बातचीत बीच में ही काट दी थी। हर दिन किसी न किसी बहाने करण उसके पास जाने की कोशिश करता। यूं ही एक दिन अब घर पर सोनम का पति विजय आता है और करण को घर में देख कहता है, अरे सोनम, ये लड़का कौन है? आज से पहले तो इसे मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। विजय जी, ये देवर जी के दोस्त हैं। कुछ दिनों पहले ही यहाँ आए हैं, ऐसे ही रहने के लिए देवर जी के साथ। अब जल्दी ही वापस चले जाएंगे। अरे किसने कहा मैं जल्दी जाऊंगा? अब तो सोच रहा हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊं। क्यों, तुम्हारे पास तुम्हारा घर नहीं है क्या रहने को? अरे सोनम, ये तुम क्या कह रही हो? ये मेरे भाई का दोस्त है, और करण, तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो, ठीक है ना? थैंक्स। वैसे मैं यहाँ किसी को लेने आया था, और उसके बिना मैं जाऊंगा भी नहीं। किसे लेने आए थे तुम यहाँ? है कोई जिसे मुझसे किसी ने छीन लिया था, बस मैं भी वापस उसे छीनने आया हूँ। इतना कहकर करण अब वहाँ से चले जाता है और विजय को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। यूं ही एक दिन और बीत जाता है और अब सोनम का पति और उसका देवर किसी काम से बाहर चले जाते हैं। अब सोनम घर में अकेली थी करण के साथ। ये मौका देखते ही करण सोनम के कमरे में चले जाता है और उसे कहता है, सोनम, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा क्या फैसला है, मेरे साथ जाओगी या नहीं? मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुकी हूँ ना कि मैं यहाँ खुश हूँ और नहीं जाना चाहती हूँ कहीं भी तुम्हारे साथ। चले जाओ यहाँ से। ये ड्रामा बंद करो तुम, और आज ही इसी वक्त तुम मेरे साथ जाओगी, समझी? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जाओ तुम यहाँ से। आज मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा और तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इतना कहकर अब सोनम को करण हाथ पकड़कर खींचने लगता है और उसे अपने साथ खींचकर ले जाता है। तभी वहाँ पर सोनम का पति और देवर आ जाते हैं। ये सब देखकर वो कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ओ तो तुम आ ही गए। आज तुम्हें भी सच पता चल ही जाना चाहिए। कब तक तुम्हें धोखा देती रहेगी ये? क्या कहना चाहते हो तुम? ये जो तुम्हारी आज बीवी है ना, मैं इसका पुराना आशिक हूँ। इसने मेरे साथ कई रातें बिताई हैं। हम दोनों साथ ही रहते थे, लेकिन इसने मुझसे शादी नहीं की और मुझे धोखा दे दिया और तुम्हारे साथ शादी कर ली। इसलिए अब मैं इसके किए की सजा इसे देने आया हूँ। मुझे सब पता है, लेकिन पहले भले ही तुम दोनों साथ थे, लेकिन अब ये मेरे साथ है और मेरी पत्नी है। तुम्हारे साथ इसके सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, समझे? अब तुम यहाँ से जाते हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर अब करण सोनम को साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ चुकी थी, क्योंकि सोनम के देवर रोमी ने पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लिया था और पुलिस करण को अपने साथ ले जाती है। ये कहानी है कमलेश की। कमलेश बहुत ही गरीब परिवार से था। कमलेश अपना घर चलाने के लिए भेलपुरी बेचा करता था और उससे आए पैसों से अपना घर चलाता था। एक रोज कमलेश बाजार में भेलपुरी बेचकर घर आता है। घर आने के बाद कमलेश की बीवी विमला उसके पास जाकर उससे कहती है, ये क्या, आप तो सारी की सारी भेलपुरी ऐसे ही वापस लेकर आ गए, क्या किसी ने खरीदी नहीं?
हाँ खरीदी, लेकिन जो बच गया वो मैं घर लेकर आ गया। चलो ना, एक काम करो, कुछ खाने को लगा दो, बहुते भूख लग रही है। सुनिए जी, खाने को कुछ भी नहीं है, जो था वो सब खत्म हो गया। एक काम करो, जो भेलपूरी बची है मुझे वही लाकर दे दो, तब तक वही खा लेते हैं। रहने दो जी, मैं आपकी ये फीकी भेलपूरी तो किसी भी कीमत में नहीं खाने वाली। भेलपूरी ऐसी होती ही नहीं है। हम समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन हमारे पास जितने पैसे हैं उसमें तो इसी तरह से बना सकता हूँ ना भेलपूरी, और एक गरीब और कितनी मेहनत करेगा। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन विमला की दोस्त सरला उसके घर आती है। विमला सरला को खाने के लिए भेलपूरी देती है। सरला उसकी दी हुई भेलपूरी खाती है तो सरला को वो भेलपूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो विमला की कहती है, अरे विमला, ये कैसी भेलपूरी बनाई है तूने? सिर्फ नमक के अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। अगर तू ऐसी भेलपूरी बेचती है तो क्या ही बिकेगी? हाँ सरला, इनकी भेलपूरी बिकती नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे खुद भी अपने घर की ये भेलपूरी अच्छी नहीं लगती। देख विमला, अगर तुझे अपनी भेलपूरी और जोरदार बनानी है तो इसमें और भी चीजों को मिला, जैसे मूंगफली, चिप्स, मटर, प्याज, टमाटर, इन सभी चीजों को मिलाकर बना, तभी लोगों को तेरी ये भेलपूरी जोरदार लगेगी। वो तो तुमने ठीक कहा, लेकिन मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से? इन सबको लेने में तो काफी पैसे लग जाएंगे। शाम को कमलेश भेलपूरी बेचकर घर आता है। विमला कमलेश से सरला की बोली हुई बात उसे बताती है। विमला की बात सुनकर कमलेश कहता है, देखो बिमला, सरला ने बोला बिल्कुल ठीक है। हम भी कुछ दिनों में इन चीजों को अपने भेलपूरी में डालना शुरू करेंगे, ताकि हमारी भेलपूरी सबसे अच्छी बने। ऐसे ही समय बीतता है। धीरे धीरे कमलेश अपनी भेलपूरी में मटर, प्याज, नमकीन, टमाटर, मूंगफली, चिप्स और नींबू और कुछ मसालों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। और एक दिन उसकी ठेली पर 2 लड़कियां आती है, जो कि कमलेश के पास आकर कहती है, भैया 2 भेलपूरी लगा दो, और भैया तीखी बनाना। कमलेश उन लड़कियों के लिए भेलपूरी बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को भेलपूरी बनाकर उनके हाथ में देता है। दोनों ही लड़कियां भेलपूरी को खाती है, जिसमें से दूसरी लड़की कमलेश को कहती है, भैया, क्या भैया, कितना फीका बनाया है, थोड़ा और तीखा बनाओ ना, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। कमलेश थोड़ा और तीखा बनाकर देता है। भैया और तीखा, अभी भी तीखा नहीं लग रहा है। दूसरी लड़की बार बार यही कह रही थी। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे बस कर अब, और कितना तीखा खाएगी? सुबह उठकर जब तू फ्रेश होने जाएगी ना, तो सिर्फ आग के गोले ही निकलेंगे, फिर तुझे पता चलेगा कि ये कितना तीखा था। इस बार कमलेश भेलपूरी में मिर्ची का पूरा डब्बा उसके भेलपूरी में डाल देता है। दूसरी लड़की उसे टेस्ट करती है और खाने के बाद कहती है, हाँ, हुई ना ये तीखी भेलपूरी। भैया आपकी ये भेलपूरी तो बहुत जोरदार है, आज से पहले मैंने कभी ऐसी भेलपूरी नहीं खाई। ऐसे ही समय बीतता है। अब कमलेश की भेलपूरी गरीब की जोरदार भेलपूरी के नाम से मशहूर थी। एक दिन कमलेश के ठेले पर कुछ लोग आते हैं, जिनमें एक बूढ़ा बुढ़िया भी उनकी दुकान पर आती है। बूढ़ा उसकी जोरदार भेलपूरी खा रहा था और उसे बार बार तीखी भेलपूरी बनवाता है। तभी बूढ़े की बुढ़िया अपने बूढ़े के पास जाकर उससे कहती है, अरे बस कर बुढ़ाऊ, और कितना खाएगा? अरे भूल गया क्या, 1 हफ्ते पहले ही तेरे बवासीर का ऑपरेशन करवा कर लाई हूँ, और आज इतना दबा कर लाल मिर्च खा रहा है। अरे ये भेलपूरी बहुत जोरदार है, खा के तो देख। तू ही खाए, मैं नहीं खा रही। गरीब की जोरदार भेलपूरी के नाम से कमलेश अब बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। कुछ लोग अब उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। उसकी जोरदार भेलपूरी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर आकर उसके हाथ की बनी भेलपूरी खाने लगे। ऐसे ही समय बीतता है और कमलेश की बढ़ती चर्चा अब कुछ लोगों को बुरी लगने लगी, क्योंकि उसकी दुकान की वजह से लोग और किसी के पास जाना पसंद नहीं करते थे। और कमलेश हमेशा की तरह आज भी अपनी ठेले पर भेलपूरी बेच रहा था कि तभी उसकी दुकान पर एक बहुत रईस लड़की आती है, जिसका नाम पूजा था। पूजा कमलेश के पास जाकर उससे कहती है, भैया एक भेलपूरी बना दीजिए ना, और थोड़ा तीखा बनाना। कमलेश जैसा पूजा कहती है वैसे ही तीखी भेलपूरी बनाकर उसे दे देता है। पूजा भेलपूरी खाने लगती है और खाने के बाद पैसे देकर पूजा वहाँ से चली जाती है। लेकिन घर जाने के बाद पूजा की तबीयत बहुत खराब होती है, जिस वजह से पूजा के परिवार वाले कमलेश को भेलपूरी के बारे में उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं। पूजा के पिता कमलेश के ऊपर केस करवा देते हैं
कि कमलेश अपनी भेलपुरी में गलत मसालों का इस्तेमाल करता है, जिसे खाकर लोगों की तबीयत बिगड़ती है। ऐसे ही समय बीतता है और अगले दिन विमला के घर में उसकी दोस्त सरला अखबार लेकर आती है और विमला उसके पास जाकर उसे कहती है, अरे विमला, ये देख, ये क्या छपा है अखबार में कि किसी ने तेरे पति कमलेश के ऊपर केस किया है और ये कहा है कि कमलेश जो मसाले अपने भेलपुरी में डालता है उससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? चल तू रुक, मैं बात इन्हें बता कर आती हूँ। विमला अपने पति कमलेश के पास जाकर उसे अखबार दिखाती है। अखबार में अपनी फोटो देखकर कमलेश विमला से कहता है, अरे क्या बात है, हमारी जोरदार भेलपुरी इतनी मशहूर हो गई कि हमारी तस्वीर अखबार में आ गई। तुम देख रही हो विमला, लोग हमारी भेलपुरी को कितना पसंद करने लगे हैं। हाँ, मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे से देख रही हूँ। और तुम भी थोड़े गौर से देखो, इसमें जो तुम्हारी तस्वीर लगी है वो इस वजह से नहीं लगी कि लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, बल्कि इस वजह से लगी है कि तुम्हारी भेलपुरी खाकर किसी पूजा नाम की लड़की की तबीयत खराब हो गई, जिसके कारण उसके पिता ने तुम पर केस कर दिया है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया जी? ऐसे एक पूजा नाम की लड़की हमने ठेले पे आई तो थी, बहुत अमीर परिवार की लग रही थी, लेकिन उसने जैसा कहा था हमने उसको उसी तरह का भेलपुरी बना के दिया था बस। ऐसे ही समय बीतता है और अब ये खबर तेजी से फैल जाती है कि कमलेश की बनाई भेलपुरी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। देखते ही देखते लोग उसके ठेले से भेलपुरी लेना बंद कर देते हैं। एक रोज उसके ठेले पर स्कूल के कुछ बच्चे आते हैं जो उससे उसकी जोरदार भेलपुरी खरीदते हैं। बच्चों के लिए कमलेश कम मसाले वाली भेलपुरी बनाता है जो बच्चों को पसंद आती है। कि तभी कमलेश की बीवी विमला उसके पास आकर कहती है, देखो कमलेश, ये बच्चे तुम्हारी भेलपुरी को कितना पसंद कर रहे हैं और हमने इसमें कुछ ज्यादा मसाला भी नहीं मिलाया। मुझे लगता है कि अब हमें अपनी भेलपुरी स्कूल के पास जाकर बेचनी चाहिए। हाँ विमला, तुम बोल तो बिल्कुल ठीक रही हो, अब हम यही करेंगे। ऐसे ही समय बीतता है और अब कमलेश अपने भेलपुरी का ठेला बच्चों के स्कूल के पास लगाने लगता है। बच्चों को वो भेलपुरी बेचने लगता है, वो भी कम मसाले की। ऐसे ही समय बीतता है, अब फिर से लोग धीरे धीरे स्कूल के सभी बच्चे कमलेश की भेलपुरी खरीद कर खाने लगते हैं। हर्ष एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसके पास ना तो पैसे की कमी थी और ना ही ऐशो आराम की। ऐसे ही एक रोज हर्ष के ऑफिस का मैनेजर अंश उससे कहता है, सर, हमें सभी एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, तो आप मुझे कब तक पे कर रहे हैं जिसमें मैं सभी एम्प्लॉय को दे सकूं? हाँ अंश, सभी को देना तो है, लेकिन अभी सभी को बोल दो कि कुछ समय वेट कर ले। जी सर। सर वो दरअसल सर मुझे एडवांस चाहिए नेक्स्ट मंथ का। लेकिन वो क्यों अंश? क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ा कर्जा हो रखा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि अपना कर्जा निपटा लूं। हर्ष कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। ये देखकर अंश को कुछ समझ में नहीं आता और वो भी अपने कैबिन में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन सभी एम्प्लॉयज आपस में बातें करने लगते हैं। यार, आज 21 हो गई है लेकिन सैलरी अभी तक नहीं आई। आई थिंक हमें खुद सर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यार, हम डायरेक्ट ऑनर के पास नहीं जा सकते हैं ना, क्योंकि ऑनर से पहले मैनेजर होता है, इसीलिए हमें पहले उनके पास जाना चाहिए। सही बोल रही है तू। अब क्या था, सभी एम्प्लॉय एक गुट बनाकर अंश के पास जाते हैं और अंश से कहते हैं, सर, हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी? हम यहाँ अपना समय देते हैं, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें हमारी सैलरी समय से मिले। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी ये चीजें सिर्फ तुम नहीं, ऑफिस के सभी एम्प्लॉय चाहते हैं। सभी के अपने अपने खर्चे हैं और कर्जे हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो आप सीधा हर्ष सर के पास जाइए। लेकिन सर, अगर सर ने हमें कुछ कहा तो? सैलरी किसको चाहिए? हमें। तो मैं तुम्हारी हिमायत लेकर नहीं जा सकता। हाँ, भला आप जा भी कैसे सकते हैं? सर ने आपके मुंह में पैसे जो भर दिए होंगे, तो आप हम लोगों की हिमायत कैसे लेंगे? राधा, पहले तो तुम तमीज से बात करो, और जब तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। और तुम सभी को क्या लगता है, मैंने तुम्हारे लिए सर से बात नहीं की। मैं सर के पास गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि अंश सभी को बोल दो कि वेट कर लो। मैं तो खुद यहाँ काम करके फंसा हुआ हूँ, मुझे अपना लोन कंप्लीट करना है। मैंने सोचा था कि मैं इस बार अपने लोन को क्लियर कर दूंगा, लेकिन नहीं, यहाँ हमारे बॉस को अपने ऐश और आराम से ही फुर्सत नहीं है, तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो हमें क्या करना चाहिए सर? करना क्या है, तुम सभी बॉस के पास जाओ और अपनी अपनी चीजें सर के सामने रखो।
अंश के कहने पर अब सभी हर्ष के कैबिन में जाते हैं। हालांकि हर्ष अपने कैबिन में अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन फिर भी हर्ष सभी की प्रॉब्लम्स को सुनता है और हर्ष के सामने सभी एम्प्लॉयज अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं। उस वक्त हर्ष कुछ नहीं बोलता और चुप रह जाता है। ये सब हर्ष की गर्लफ्रेंड मीनाक्षी भी सुन रही थी और सभी एम्प्लॉयज को जवाब देते हुए मीनाक्षी कहती है, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके और आपके बॉस के बीच में बोल रही हूँ। तो आप सभी अपने सर के पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। आप सभी ने अपनी प्रॉब्लम्स तो बता दी, लेकिन आपने अपने मैनर्स को नहीं देखा। आप सभी को ये दिख नहीं रहा था कि आपके सर यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लिमिट्स क्रॉस कर दी आप सभी ने यहाँ आकर। मैं जान सकती हूँ क्यों? माफ करना मैडम आप भी, लेकिन सर यहाँ आपके साथ किसी बिजनेस की बात तो कर नहीं रहे होंगे। अच्छा, ये तुम्हें पता है या मुझे? राधा सही कह रही है मैडम, आप बड़े लोगों के पास कोई परेशानी तो होती नहीं है और हमें बोलते हो कि हम वेट करें। मीनाक्षी आगे कुछ बोलती कि तभी हर्ष उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको शांत करवा देता है, जिसके बाद हर्ष अपने सभी एम्प्लॉय से कहता है, आप सभी अंश के पास क्यों नहीं गए? मैंने उसको कहा था कि वो आप सभी को बता दे कि कुछ समय इंतजार कर लें। सॉरी सर, बट अंश सर ने हमें बताया कि आपने उन्हें ये बात कही है, लेकिन जैसे हम आपके एम्प्लॉय हैं, वैसे ही सर भी है, उन्हें भी दिक्कत है और उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही हम आपके पास आए हैं। सर, हम अपना पूरा समय यहाँ देते हैं, साथ ही इस कंपनी के साथ लॉयल होकर काम भी कर रहे हैं, तो इसके बदले हम इतनी उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हमें सैलरी समय पर मिले। चलो ठीक है, आज 21 है, 24 को आप सभी को आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है सर, तो 25 से ही काम शुरू होगा, उससे पहले नहीं। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम सब? अगर काम बंद हो जाएगा तो मैं तुम सबको पैसे कहाँ से ला कर दूंगा? और इन दिनों में बहुत लॉस चल रहा है वैसे ही। वो हम नहीं जानते हैं, हमने आपको अपना फैसला बता दिया बस। इस तरह से अब सभी एम्प्लॉयज चले जाते हैं, तो वहीं अब हर्ष अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। मेरा लोन पास नहीं हो रहा, क्या इशू आ रहा है? सॉरी सर, हम आपका लोन पास नहीं कर सकते क्योंकि आपने पहले से ही लोन ले रखा है और वो भी आप टाइम टू टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अभी अपने लोन को क्लियर कर देते हैं तो मे भी आपका लोन पास हो जाएगा। हर्ष वहाँ से चला जाता है और दूसरे अकाउंट से लोन ले लेता है। लोन पास होने में समय लग जाता है और जब तक उसको लोन नहीं मिला तब तक उसके किसी भी एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, जिस वजह से हर्ष की कंपनी डूब गई। कंपनी डूबने के साथ हर्ष भी डूब गया। साथ ही हर्ष के ऊपर बहुत कर्ज हो गया। उसके ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो अपने कर्जे को चुका नहीं पा रहा था। समय पर कर्ज ना देने की वजह से हर्ष का घर, बंगला, गाड़ी सब कुछ बैंक वालों ने जब्त कर लिया। उसके पास कुछ नहीं बचा था और अगर कुछ बचा था तो वो था उसका गेस्ट हाउस। बेचारा हर्ष अपने गेस्ट हाउस में बैठकर रो रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड आती है और उसको चिंता में रोते हुए देखकर उससे कहती है, हर्ष तुम इस तरह रो क्यों रहे हो? मैं हूँ ना, मुझे कुछ समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मीनाक्षी, सब कुछ बर्बाद हो गया, मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। हर्ष, हम दोबारा चीजें ठीक करेंगे। हाँ मीनाक्षी, मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन जब आऊंगा तो दोगुनी छलांग लगाऊंगा। हाँ हर्ष, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम दोबारा आओगे और सबको पीछे छोड़ दोगे। लेकिन मीनाक्षी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अगले 1 महीने तक जब मैं बैंक का लोन नहीं दूंगा तो सीबीआई तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें मीडिया में ये फैलाना है कि मैं यानी हर्ष भाग गया। पर हर्ष, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ मैं कैसे? जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तभी तो मैं तुम्हें ये काम करने को बोल रहा हूँ। हर्ष के बार बार कहने पर मीनाक्षी उसकी बात मान जाती है और ठीक वैसा ही होता है जैसा हर्ष ने कहा था। 1 महीने बाद सीबीआई आई और उससे पूछताछ करने लगी। सीबीआई की पूछताछ पर मीनाक्षी सीबीआई और मीडिया के आगे कहती है, मैं हर्ष के बारे में कुछ नहीं जानती, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की है, पता नहीं कहाँ गया वो। तो मीनाक्षी मैडम कब तक आएंगे वो? उन्होंने आपको कुछ तो बताया ही होगा, कब तक आएंगे आखिर वो? नहीं, मैंने कहा ना, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है और वो कब तक आएंगे कब तक नहीं कुछ नहीं कह सकते, या यूँ कहो कि वो आएंगे ही नहीं।
मेरे ख्याल से वो बैंक का पैसा लेकर भाग गए हैं। मीनाक्षी के इस बयान से न्यूज में आग लग जाती है और हर तरफ ये खबर आग की तरह फैल जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, उनकी खुद की गर्लफ्रेंड बोल रही है कि हर्ष अब शायद कभी वापस नहीं आने वाले। तो आपका क्या ख्याल है, क्या सच में हर्ष यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन बैंक के पैसे लेकर भाग गए? ऐसी ही खबर पाने के लिए बने रहे लगातार हमारे न्यूज चैनल के साथ। इस तरह अब काफी समय हो जाता है और अगले 1 साल बाद धीरे धीरे करके हर्ष के लोन को कोई अजनबी इंसान चुका रहा था। और जब हर्ष का सारा लोन चुकता हो जाता है, साथ ही हर्ष का सब कुछ उसको वापस मिल जाता है, तो हर्ष मीडिया के सामने आता है और मीडिया के सामने आकर उसने अपने स्ट्रगल के बारे में लोगों को बताया। ये सुनकर मीडिया के साथ साथ सभी लोग उससे इंस्पायर हो गए और अब हर्ष सबके दिलों पर राज करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।